Hey guys, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider, Nisha Sharma. So guys, in this specific video, I'm going to discuss about the age of English literature. I know बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं. आप कोई भी एग्जाम दो इंग्लिश लिटरेचर का, एक क्वेश्चन 120% बोल रही हूँ मैं, एग्जाम में जरूर आता है जहां पर आपसे एजेस और उनका टाइम पीरियड पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत कर देते हैं. तो आई होप इस वीडियो के बाद आप इंग्लिश लिटरेचर की एजेस को बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे एग्जाम में. और एक क्वेश्चन श्योर है, स्पेशल नहीं कहूंगी कि इस एग्जाम में आती है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप एलटी ग्रेड दे रहे हो, चाहे यूपी टीचर्स दे रहे हैं, स्क्रीनिंग दे रहे हो, वेस्टेड दे रहे हो, DEET+B KBS, सब इंग्लिश लिटरेचर में. आपको पता है जब ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर की एजेस ही नहीं पता तो हम आगे क्या पढ़ सकते हैं. ठीक है. सो वेरी फास्ट, यू ऑल नो वेल, जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको हम डिवीजन करते हैं ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर, इंडियन राइटिंग के अंदर, वर्ड लिटरेचर के अंदर, क्रिटिसिज्म के अंदर और क्लासिज्म के अंदर. ठीक है. तो इसके अंदर से सबसे जो इंपॉर्टेंट एरा होता है अपना, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हो पढ़ना होता है, वो हमें ब्रिटिश लिटरेचर को ही पढ़ना होता है. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ना सब कुछ है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में कहूंगी. अब देखिए, ब्रिटिश लिटरेचर को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं. जब ब्रिटिश लिटरेचर अपना स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट होता है एंग्लो सेक्शन पीरियड से. ठीक है. ये स्टार्ट होता है कहां से भाई? एंग्लो सेक्शन पीरियड से. आपको पता है इंग्लैंड ही नहीं था, बाहर की जो जाति हैं वो इंग्लैंड में आती है और कुछ जगह बनाती है. पूरा डिटेल से बाद में पढ़ाएंगे, यहाँ पर सिर्फ मैं एजेस का ही डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ आपको. तो एंग्लो सेक्शन एज है, एंग्लो सेक्शन एज का टाइम पीरियड है 650 से 1066. ध्यान रखेंगे, कई बुक्स में आपको सीधा लिखा मिलता है एंग्लो सेक्शन 450 से लेके मतलब 450 टू 1066. कई बुक्स में ऐसा भी लिखा मिलता है, बट आपको ऑप्शन में 650 मिले तो 650 इज बेटर ऑप्शन. बट वैसे 450 भी सही है, दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं. यदि दोनों एक साथ आ जाएं तो जो ज्यादा प्रमाणित लिटरेचर मिला है 650, मतलब कोई खास उस टाइम आपको पता है लिटरेचर नहीं होता था बहुत ज्यादा. ठीक है. तो एंग्लो सेक्शन का ही एक पार्ट है, मतलब एक तरह से जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है वो दो टर्म्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है एंग्लो सेक्शन और सेकंड है एंग्लो नॉर्मन्स. जब नॉर्मन्स जो है इंग्लैंड पर अटैक करते हैं तो ये वो जो चीज है. तो इनका टाइम पीरियड होता है 1066 से 1340. ठीक है. 1066 से 1340. तो आपको ध्यान रखेंगे ये जो टाइम पीरियड है ये किसका रहेगा भाई? एंग्लो सेक्शंस और एंग्लो नॉर्मन्स, जहां से अपना इंग्लैंड स्टैब्लिश हुआ, कुल मिला के ये कह सकते हो. Then you will find the age of Chaucer, the father of English poetry. The age of Chaucer की जो एज थी, इनका टाइम पीरियड है 1340 से 1400. टाइम जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग टाइम पीरियड होता है बट ये एक ऑथेंटिक टाइम पीरियड है. जस्ट रिमेंबर दिस टाइम पीरियड. ठीक है. एज ऑफ चौसर 1340 टू 1400. इसके बाद क्या होता है आपको पता है, जब चौसर ने बहुत सारा लिटरेचर लिखा, बहुत जबरदस्त फेमस हो जाते हैं चौसर, बट आफ्टर चौसर लिटरेचर में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, मतलब बहुत अच्छा लिटरेचर नहीं लिखा जाता. इस वजह से उसको कहा गया एज ऑफ डार्कनेस, या यू कैन से बैरन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. बैरन मीन्स बंजर, वहां पर कुछ अच्छा लिटरेचर, अच्छा साहित्य प्रोड्यूस ही नहीं हुआ. तो इसको स्कॉटिश कुछ पोएट इस टाइम में आते हैं, थोड़े बहुत, बहुत डीप लिटरेचर यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है, बहुत फेमस. इसीलिए इसको एज ऑफ डार्कनेस या बैरन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है. इसका टाइम पीरियड है 1400 से 1550. ठीक है. 1400 से 1550 इसका जो है टाइम पीरियड रहता है. नेक्स्ट, इसको हम अर्ली रेनेसांस भी कह सकते हैं. ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको अर्ली रेनेसांस, तो ध्यान रखना अर्ली रेनेसांस का नाम भी आप इस टाइम पीरियड को दे सकते हो. नेक्स्ट है रेनेसांस. आपको पता है रेनेसांस मीन्स रिवाइवल. अब दोबारा से रिवाइव हुआ, लिटरेचर दोबारा से सामने आया, लोग जागृत हुए, बहुत सारा जबरदस्त साहित्य लिखा गया. तो एक तरह से न्यू बर्थ हुआ है लिटरेचर का. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेनेसांस. अब ये रेनेसांस को हमने सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि पढ़ने में बहुत इजी हो जाती है और लर्न करने में भी इजी हो जाती है. ठीक है. तो रेनेसांस का जो कंप्लीट टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1660. ठीक है. कंप्लीट आपसे पूछा है द टाइम पीरियड ऑफ रेनेसांस. तो रेनेसांस का कंप्लीट टाइम पीरियड है 1500 से 1660. बट आपको ध्यान रखना है सब एजेस, आपसे सब एजेस में से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है. रेनेसांस में सबसे पहले जो पॉपुलर हुई थी वो आपको पता है महारानी एलिजाबेथ वाला टाइम पीरियड था. तो एलिजाबेथन एज, जिसमें शेक्सपियर जैसा ग्रेट ड्रामेटिस्ट हुआ है, जिसने इंग्लिश लिटरेचर को एक नई जान दी है, आप ये कह सकते हो. तो एलिजाबेथन एज जिसका टाइम पीरियड था
1558 से 1603, ठीक है। एलिजाबेथन एज टाइम पीरियड 1558 टू 1603, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है जैकोबियन पीरियड, इसके बाद आता है जैकोबियन पीरियड, और जैकोबियन पीरियड का टाइम पीरियड होता है 1603 से 1625, 1603 से 1625, सब पार्ट्स को अच्छे से याद करेंगे। आफ्टर दैट कैरोलाइन पीरियड आता है। यू नो व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड कैरोलाइन पीरियड्स, ये क्वेश्चन शायद DEET+B में पूछा गया था। तो जो चार्ल्स वन थे उनको इनकी जो फ्रेंच वाली टाइप की लैंग्वेज थी उसमें कैरोलिन बोल देते थे, तो कैरोलाइन पीरियड इस वजह से इनको बोला गया था, ठीक है। तो कैरोलाइन पीरियड का जो टाइम, चार्ल्स वन थे ना इस टाइम राजा, तो टाइम पीरियड था 1625 टू 1649, ध्यान रखेंगे 1625 टू 1649। उसके बाद आती है कॉमनवेल्थ या एज ऑफ प्यूरिटन्स। आपको पता है यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्प्यूट हो जाता है इंग्लिश के अंदर, एक तरफ पार्लियामेंट होती है, एक तरफ मोनार्की होती है, और बहुत जबरदस्त सिनेरियो यहाँ पर चलता है, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिल जाता है। इस एज में जो खास आप कह सकते हो जैकोबियन कैरोलाइन का जो मेजर है वो मिल्टन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मिल्टन जो है इस एज में बहुत ज्यादा खास आप कह सकते हो रहे हैं, मतलब जो मेजर पोएट है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ एंड प्यूरिटन्स टाइम पीरियड है 1649 से 1660, ध्यान रखेंगे 1649 से 1660। यहाँ पर कहानियां चलती हैं, किंग को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी देन आई विल डिक्टेट ऑल द थिंग्स। हर एज के पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड आता है, कभी भी हम एज को डायरेक्ट नहीं पढ़ते जब तक आप उसको पूरी उसकी कहानी नहीं समझ लोगे, उस एज की पूरी कहानी आपको पता है तो आपको उसके वर्क्स को समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एज की जो कहानी होती है वर्क की कहीं ना कहीं वही कहानी होती है। फिर आती है नियो क्लासिकल एज। अब देखो इसको नियो क्लासिकल क्यों बोला, क्योंकि पहले जो राइटर्स थे वो रूल रेगुलेशंस के साथ क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करके लिखते थे, बट यहाँ पर जो साहित्य आया, यहाँ पे जो लिटरेचर आया, इन्होंने क्या किया, अपने तरीके से क्लासिज्म को भी ऐड करा और खुद का स्टाइल भी ऑप्ट किया, तो इसीलिए इसको नियो क्लासिकल एज कहा जाता है। 1660 से 1785 कंप्लीट जो नियो क्लासिकल हम पढ़ेंगे तो इसका जो कंप्लीट एरा है 1660 से 1785, बट स्टिल हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं तो ज्यादा बेटर पढ़ पाते हैं। तो नियो क्लासिकल एज को हम डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले रेस्टोरेशन पीरियड आता है। आपको पता है जो चार्ल्स सेकंड होता है वो वापस आ जाता है, ठीक है। किंग एडवर्ड की डेथ के बाद चार्ल्स सेकंड वापस आ जाता है फ्रांस से अपना शो ऑफ वाली लाइफ लेके। आपको पता है फिर एक इंग्लिश लिटरेचर में कॉमेडी ऑफ मैनर इंट्रोड्यूस होता है। तो रेस्टोरेशन पीरियड है 1660 से 1700, 1660 से 1700। आफ्टर दैट द पीरियड इज कॉल्ड द अगस्टन पीरियड। इसके बाद अगस्टन एज या उसके अंदर जो ग्रेट राइटर होते हैं अलेक्जेंडर पोप, ग्रेट क्रिटिक होते हैं अलेक्जेंडर पोप। पोप बहुत ग्रेट है, आपको पता उनके जो क्रिटिसिज्म है वर्क है वो काफी हिट हुए थे, इसीलिए इस एज को साइड बाय साइड एज ऑफ अगस्टन के साथ साथ एज ऑफ पोप भी बोला जाता है। तो इसका टाइम पीरियड था 1700 से 1745, 1700 से 1745। नेक्स्ट है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है। यहाँ पर भी लिटरेचर में एक चेंज आता है। सेंसिबिलिटी क्या होती है, आप अपना दिमाग चलाते हो, मतलब वहां पर जो पुराना साहित्य लिखा जा रहा था यहाँ पर लोग रीजंस फैक्ट्स पूछने लगे, ये चीज क्यों हो रही है, एसेज वगैरह बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गए। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी DEET+B के एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टाइम, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसका जो टाइम पीरियड है 1745 से 1798। बच्चे एक बात ध्यान से सुनना, यदि आपको ऑप्शन में 1775 मिले, 1775 मिले और सिर्फ लिखे एज ऑफ सेंसिबिलिटी, सिर्फ इतना सा एज ऑफ सेंसिबिलिटी लिखे और ऑप्शन में 1745 से 1777 मिले, 1775 मिले, तो आप इसको टिक कराना, ये बिल्कुल फिक्स टाइम था जिस टाइप ये बहुत सारे एसेज वगैरह लिखे गए थे। बट स्टिल 75 ऑप्शन में नहीं मिलता है कई बार, तो ऑप्शन में आपको 1798 मिले तो आप इसको टिक कर लेना। इसको हम एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं, ठीक है, एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो पहले वाला राइटिंग था वो बिल्कुल चेंज होकर एक नए फॉर्म में हुआ, तो इसीलिए इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोलते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोलते हैं।
ठीक है, एज ऑफ जॉनसन भी बोल देते हैं इसको, एज ऑफ जॉनसन भी बोल देते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोल देते हैं, आप इसको प्री रोमांटिक एरा भी बोल सकते हो, इट्स नॉट ए बिग इशू। ठीक है, तो ये था नियो क्लासिज्म। इसके बाद आता है, आपको पता है 1798 इंट्रोडक्शन ऑफ लिरिकल बैलेड एज अ न्यू एज दैट कॉल्ड रोमांटिक एरा। रोमांटिक एज इंग्लिश में आ जाती है 1798 टू 1830। ठीक है, 1798 टू 1830 एक नई एज जो है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आ जाती है। आफ्टर दैट क्वीन विक्टोरिया का सेशन आता है और एज आ जाती है कौन सी भाई, विक्टोरियन एज 1832 टू 1901। ठीक है, 1832 टू 1901 क्वीन विक्टोरिया का टाइम पीरियड है। तो विक्टोरियन एज आ जाती है जिसमें डिकिंस बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे इस टाइम पीरियड में। इसके बाद आपको पता है राफेल एक बहुत ग्रेट पेंटर होता है, उसके जो फॉलोवर्स होते हैं प्री रेफेलाइट से ग्रुप आ जाता है, इनके भी वर्क बहुत फेमस रहते हैं इस टाइम में। इसीलिए है तो ये विक्टोरियन एरा ही, लेकिन विक्टोरियन एरा में स्पेसिफिक ये जो थोड़ा बहुत टाइम रहा है 1848 से लेके 1860 वाला, तो इस टाइम ये रेफेलाइट्स मूवमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी इंग्लिश के अंदर, तो ये काफी पॉपुलर मूवमेंट जो है बन गई थी। तो ध्यान रखेंगे विक्टोरियन एज 1832 टू 1901, प्री रेफेलाइट 1848 टू 1860। ठीक है, तो ये विक्टोरियन एरा का ही पार्ट है। फिर आपको पता है आ जाती है भाई अपनी मॉडर्न एज, जो मॉडर्न एज है जिसमें टी.एस. इलियट वगैरह है। तो मॉडर्न एज 1901 से 1940, 1901 से 1940। एडवर्डियन पीरियड, फिर किंग एडवर्ड का टाइम पीरियड आ जाता है, वो इसी मॉडर्न एज का ही हिस्सा है। एक तरह से आप ये कह सकते हो जो एडवर्डियन पीरियड है वो मॉडर्न एज का ही हिस्सा है। इसमें ये स्पेसिफिक टाइम होता है 1901 से 1914। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर सीधा पूछ लेगा एडवर्डियन पीरियड, ना कि आपको मॉडर्न एज देगा। तो जस्ट रिमेंबर 1901 से 1914। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट द मॉडर्न एज, यू कैन से कंटेम्प्रेरी एज, एंड 1940 कह दो या 1945 टिल टुडे, अब तक जो चल रही है ये है इंग्लिश लिटरेचर की कंटेम्प्रेरी एज। So guys, it's a only overview of English literature. You just remember the age and the time period of that specific age. क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। After that, I will make another video, and in that particular video, I will give you the complete detail about the ages and the matter of that ages, the happenings of that specific ages. तो hope so guys, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं मेरा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को। सभी एक्चुअली मैं इतना फास्ट क्यों हो रही हूँ, मेरे को बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया, लेने जाना है, तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है आज की क्लास। कोई बात नहीं, पोस्ट करके देख लेना। सो आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कोचिंग चाहिए तो अचीवर अकेडमी ऐप है, वहां पर कंप्लीट सभी इंग्लिश लिटरेचर का बैच है। इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड द ऐप। सो बाय, टेक केयर। सॉरी फॉर थोड़ा फास्ट है ना, आज थोड़ा फास्ट हुआ। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू।